बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की जो वीलॉग है बहुत अहम होने जा रहा है क्योंकि इसमें इमरान खान साहब से बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में इमरान खान साहब की जानिब से बहुत सारे मज़ीद राज जो हैं वो खोले गए हैं। उनकी हुकूमत के दौरान क्या कुछ होता रहा, न्यूट्रल्स के हवाले से कुछ चीज़ें इमरान खान साहब की जानिब से की गई हैं। वैसे तो इमरान खान साहब जलसे तकारीर वगैरह में करते हैं, लेकिन ये जो कुछ तफसीलात हैं ये बहुत ही अहम तफसीलात है जो इमरान खान साहब ने आज जो है वो बयान की हैं। और किस तरह से इमरान खान साहब ये जो नर्व्स की गेम है, आप यूँ समझिए कि नर्व्स के ऊपर इमरान खान साहब इस वक्त सवार क्यों हैं बहुत सारे लोगों की, और इसी वजह से वो ब्लेंडर पर ब्लेंडर कर रहे हैं। हुकूमत और इत्तेहादी उन दोनों के इस वक्त जो रंग हैं वो क्यों उड़े हुए हैं, क्यों उनके कंट्रोल में जो चीज़ें हैं वो नहीं है। ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत की बात कर रहा हूँ। कुछ बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो मुलाकात है नाज़रीन, जावेद चौधरी और इमरान खान साहब की ये मुलाकात हुई है। और जावेद चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं। बहुत सारे लोगों के साथ उनके इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन एक कॉलम जो है वो उनकी जानिब से लिखा गया और ये मैं आपके सामने इस वजह से भी रख रहा हूँ क्योंकि बहुत अहम चीज़ें इस कॉलम में इस मुलाकात के दौरान इमरान खान साहब ने बताई हैं जावेद चौधरी साहब को। तो पहले तहरीर जो है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिर मज़ीद तफसीलात की जानिब जो है वो बढ़ेंगे। तो ये जो कॉलम है, इमरान खान से 8 साल बाद मुलाकात के नाम से एक कॉलम लिखा गया है और इसमें जावेद चौधरी साहब लिखते हैं कि मेरी इमरान खान से आखिरी मुलाकात 2014 में हुई थी। मैं इनके साथ बन्नू गया था, रेहाम खान भी हमारे साथ थी। ये उस वक्त तक सिर्फ एंकर थी, मिसिस खान नहीं बनी थी। इमरान खान 2013 में अगले वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से लॉन्च हो चुके थे, प्रोफाइलिंग के अमल से गुजर रहे थे और मेरा ये 30 साल का तजुर्बा है। अपोजिशन और हुकूमत दोनों के दोस्त मुख्तलिफ होते हैं। आप जब अपोजिशन में होते हैं और सड़कें आपका मुकद्दर होती हैं तो आपको बाकी न्यूट्रल, सेल्फलेस, बेखौफ मगर जज्बाती और बेवकूफ़ लोग दरकार होते हैं। लेकिन आप जूँ ही इक़्तिदार में पहुँचते हैं तो दीगर तरजीहात के साथ साथ आपके दोस्त भी बदल जाते हैं। आपको फिर वाह वाह सुभान अल्लाह और क्या बात है जनाब जैसे लोग चाहिए होते हैं और ये दूसरी किस्म के लोग कमाल कारीगर होते हैं। ये इक़्तिदार के कॉरिडोर्स में पहुंचकर सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा के गिर्द खंदक खोदते हैं और बेवकूफ़ जज्बाती लोगों को खंदक की दूसरी तरफ धकेल देते हैं और बेवकूफ़ जज्बाती दूसरी तरफ खड़े होकर थोड़ी देर हैरत से महल को देखते हैं, कहकहा लगाते हैं और फिर अपने अपने घर रवाना हो जाते हैं। जबकि कारीगर लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह बच्चे देते रहते हैं और यूं चंद दिनों में पूरे सदारती महल पर कारीगरों का कब्ज़ा होता है और ये लोग उस वक्त तक वज़ीर-ए-आज़म, सदर या आर्मी चीफ के कान, नाक, आँखें और महसूस और चखने की हिस्स बने रहते हैं जब तक इक़्तिदार का मेला पूरी तरह लूट नहीं जाता। 2014 में भी यही हुआ। कारीगरों ने खान का मुहासरा किया और बेवकूफ़ जज्बाती लोगों को खंदक की दूसरी तरफ धकेल दिया। बहरहाल माजी लाश होती है और हम जब तक इसे दफन नहीं करते हम आगे नहीं बढ़ सकते और इस लाश को 4 जुलाई को इमरान खान ने भी दफन कर दिया और मैंने भी। फवाद चौधरी ने मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात तय की। मैं 8 साल बाद बन्नी गाला गया और मुझे 1 घंटा इमरान खान के साथ गुजारने का मौका मिला। इमरान खान हस्बे मामूल जज्बात और हाई स्पिरिट में थे। वो इसी तरह फुल एनर्जी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। मुझे महसूस हुआ इक़्तिदार के पौने 4 बरसों ने खान को मैच्योर भी कर दिया है। अब इन्हें अपने अल्फाज और गुफ्तगू के वज़न और असरात का इल्म हो चुका है। फवाद चौधरी ने ये फ़िक्रा दाग कर गुफ्तगू का मैच शुरू करा दिया। मुझे चौधरी साहब ने पिछले हफ्ते कहा था इक़्तिदार से निकलने के बाद पहला हफ्ता मुश्किल होता है और आप लोगों ने वो मुश्किल वक्त गुजार लिया है। मैंने कहकहा लगाकर जवाब दिया, जेल के पहले 24 घंटे और इक़्तिदार से बेदखली के पहले 7 दिन मुश्किल होते हैं। इमरान खान हंसे और कहा, जेल के 24 घंटे नहीं पूरा हफ्ता मुश्किल होता है। मेरा 7वां दिन ज़्यादा मुश्किल था।
खान साहब ने इसके बाद अपने इक़्तिदार के पौने 4 सालों के राज खोलना शुरू कर दिए। उन्होंने तस्लीम किया हमारे पहले 2 साल मुश्किल थे, हमसे मईशत नहीं संभल रही थी, लेकिन हमने बहरहाल जैसे तैसे मामलात कंट्रोल कर लिए, हम मुल्क को ट्रैक पर ले आए। उन्होंने तस्लीम किया हम एहतसाब करना चाहते थे, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे। चेयरमैन नैब किसी और जगह से हिदायत लेता था। मैं जब भी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और कराची के करप्शन केसेस की बात करता था तो मुझे जवाब दिया जाता था आप पंजाब से उस्मान बुज़दार को हटा दें। मैं इन्हें कहता था पंजाब और बुज़दार इशू नहीं, इशू कराची है, ये मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल है, हमने इसे साफ करना है। इमरान खान ने दावा किया हमने तामीराती इंडस्ट्री को एमनेस्टी दी तो मुल्क में कंस्ट्रक्शन का बूम आ गया, सीमेंट, सरिया और ईंटें तक महंगी हो गई, मुल्क में मजदूर और मिस्त्री नहीं मिलते थे, लेकिन कराची में किसी किस्म की तामीराती सरगर्मी नहीं थी। मैंने मीटिंग बुलाई, इसमें सिंध का चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद था, केडीए का चेयरमैन भी और आबाद यानी कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान का सरबरा भी। मैंने कराची में कंस्ट्रक्शन ना होने की वजह पूछी तो आबाद के चेयरमैन ने कराची के अफसर की तरफ इशारा करके कहा हम जब तक इस शख्स को 3 करोड़ रुपए ना दें ये फाइल ही मूव नहीं करता। मैंने चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर आला और दूसरे आला ओहदेदारों से पूछा, किसी के पास जवाब नहीं था। मैंने ये इशू न्यूट्रल्स के सामने भी उठाया, लेकिन मुझे जवाब मिला आप बस बुज़दार को हटा दें। मैंने इमरान खान से पूछा आपसे जब सब लोग मुतालबा कर रहे थे तो आपने उस्मान बुज़दार को क्यों नहीं हटाया। इमरान खान का जवाब था पंजाब में 3 ग्रुप्स थे, मैं तीनों में से किसको वज़ीर आला बनाता। मैं जिसको भी वज़ीर आला बनाना चाहता तो दूसरा ग्रुप कहता आप इसे ना बनाएं, आप बेशक उस्मान बुज़दार को रहने दें। मैं जानता था मैंने जिस दिन उस्मान बुज़दार को हटाया इस दिन पंजाब में वही सूरत हाल होगी जो इस वक्त है। मैंने इनसे पूछा आप एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा तरीन सियासतदान थे, आपके इनसे इख्तलाफात कैसे हुए। ये जो उस्मान बुज़दार के हवाले से इमरान खान साहब की जानिब से जो गुफ्तगू की गई, अगर जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको याद होगा कि जब उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से इमरान खान साहब डट गए थे और कहते थे कि ये वसीम अकरम है, उस वक्त मैंने यही डिटेल्स आपको बताई थी कि वहाँ पर किस तरह से ग्रुपिंग है और उस्मान बुज़दार साहब को अगर हटाया जाए तो उसके बाद कोई जो दूसरा शख्स है अगर वो आके बैठेगा तो इससे सबसे बड़ा सूबा पंजाब नहीं चल पाएगा। और यही रीज़न थी कि इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार के ऊपर इतने ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट थे कि उनको नहीं हटाना। मज़ीद आगे चलकर जावेद चौधरी साहब ये लिखते हैं, ये हंस कर बोले मैं आपको जवाब देता हूँ, लेकिन आप 2000 की बात सुने। लेबनान के साद हुरैरी पाकिस्तान आए, शौकत अजीज़ ने मुझे और साद हुरैरी को मैरियट में खाना दिया, शुजात अजीम भी वहाँ मौजूद थे। शौकत अजीज़ ने खाने के दौरान कहा अल्लाह ताला से दुआ करे अफ़गानिस्तान की जंग तवील हो जाए। मैंने पूछा क्यों, उनका जवाब था हमें इससे डॉलर मिलेंगे। इमरान खान रुक कर बोले ये हमारी कौमी पॉलिसी है, हम डॉलर्स के लिए इस लेवल तक चले जाते हैं और मैं इसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हूँ। मैं अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ। मेरा पहला इख्तलाफ अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के दौरान हुआ। मुझे अशरफ गनी ने ताशकंद में कहा तालिबान पाकिस्तान से धड़ाधड़ आ रहे हैं, हमारी फ़ौज के पास जदीद असलहा है, लिहाजा अफ़गानिस्तान में तसादम होगा और हज़ारों लोग मर जाएंगे, आप तालिबान को रोकें। इमरान खान का कहना था अमेरिका को भी अफ़गानिस्तान में तालिबान की आमद पर तशवीश थी, हमारे इदारों का ख्याल था अमेरिका के जाने के बाद अफ़गानिस्तान में कम अज़ कम 1 साल लड़ाई होगी। अल्लाह का करम हुआ, अफ़गान फोर्सेस ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया और तालिबान अमन के साथ इक़्तिदार में आ गए, वरना वहाँ जंग छिड़ जाती और पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लग जाती। जनरल फैज़ हमीद के बारे में गलत इतलात दूसरा इशू बनी, मेरे दिमाग के किसी भी कोने में ये बात मौजूद नहीं थी। मैं जनरल फैज़ हमीद को अगला आर्मी चीफ बनाऊंगा, लेकिन हमारे दोस्तों और गैरों दोनों ने इसे पहले अफवाह बनाया और फिर खबर, और इस खबर ने गलत फहमी की दीवार खड़ी कर दी। इमरान खान का कहना था
मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान को भी खौफ था मैं जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना दूंगा, और ये खौफ बिला वजह था। और ये तीसरी चीज़, न्यूट्रल्स शहबाज शरीफ को सुपर जीनियस समझते थे, उनका ख्याल था ये अगर दूध की नहरें बहा देंगे, जबकि मैं इन्हें समझाता रह गया मुल्क बड़ी मुश्किल से ट्रैक पर आया है, आप अगर इन चोरों को बिठा देंगे तो माइशत का जनाजा निकल जाएगा। ये नहीं माने और आखिर में मेरी बात सच साबित हुई। मैंने पूछा और 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात को क्या हुआ था, ये हंसकर बोले टेलीफोन आए थे, मैंने काबीना से साइफर को डीक्लासिफाइड करने का आर्डर लिया, एंकर्स से मिला और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर आया तो मेरे साथियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, हमारे स्पीकर असद कैसर की कांपे टांग रही थीं, उनके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे। मैंने इससे कहा खड़े रहो, कुछ नहीं होता, लेकिन इसके आसाब जवाब दे गए थे और इसका कहना था अदालतें खुल गई हैं, एम्बुलेंसें और जेल की गाड़ियां आ गई हैं और मैं डिसक्वालीफाई हो जाऊंगा। यूं हमारा स्पीकर एक कॉल पर ढेर हो गया और अदम एतमाद कामयाब हो गई, वरना हमने असेंबली की कार्रवाई 4 दिन तक घसीटने का फैसला किया था। मैंने इनसे पूछा आप अब क्या देख रहे हैं, ये हंसकर बोले हमने अगर इलेक्शन ना कराए तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मैंने पूछा आपकी नज़र में कोई वे फॉरवर्ड, कोई रास्ता? इमरान खान ने हंसकर जवाब दिया सिर्फ एक ऑप्शन, आप नए इलेक्शन करा दें, फ्रेश मैंडेट ही मुल्क को बचा सकता है। इस हुकूमत के बस की बात नहीं, ये मुल्क को हर गुजरते दिन पीछे से पीछे ले जाएगी। आप बांग्लादेश को देख लें, ये कहाँ था और ये आज कहाँ पहुँच गया। इंडिया 90 की दहाई में कहाँ था और ये आज कहाँ आ गया, जबकि हम कहाँ थे और आज कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन हमें शर्म भी नहीं आती। मैंने पूछा मुल्क को ट्रैक पर वापस कैसे लाया जा सकता है? इमरान खान ने सीने पर हाथ रख कर कहा सिर्फ एक चीज़ से, अगर सारी नाकामियाँ और बदनामियाँ वज़ीर-ए-आज़म की झोली में आ रही हैं तो फिर इख्तियार भी इसके पास होना चाहिए। हम जब तक वज़ीर-ए-आज़म को बेइख्तियार रखेंगे, इसे बदनामियाँ जमा करने पर लगाएंगे, इस वक्त तक ये मुल्क नहीं चल सकेगा। मैंने पूछा आप इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? इमरान खान ने पूरे जोश से जवाब दिया सिर्फ एक शख्स को, और हमारी मीटिंग ख़त्म हो गई। तो ये नाज़रीन आज का एक वीलॉग भी था और इसमें जो डिटेल्स थी आपको सुनने के बाद ये अंदाज़ा हो गया होगा कि क्यों मैंने आज का वीलॉग जो है उसमें मैंने सोचा कि ये जो कॉलम है ये आपके सामने रखना चाहिए। मज़ीद तफ़सीलात के साथ अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।